हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द भारत कोचिंग सेंटर। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा क्रांतिक कोण। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे कोणांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण को समझने के लिए हमारा एक की पॉइंट क्या रहेगा कि अगर लाइट रे कहाँ से जाती है, सघन से विरल में, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। सघन से अगर विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, और अगर विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हम लोगों ने कहाँ कवर किया था, जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोगों ने क्या समझा कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तब अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। रीजन भी पता लगाता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसकी वजह से वो अभिलंब की ओर झुकती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये चीज हम लोगों ने वहां पर समझी थी। ओके, यानी कि अगर वायु से कांच में प्रकाश जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसी चीज को याद में रखते हुए हम लोगों को क्या समझना है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल यानी कि एक कोई विशेष एंगल की बात कर रहे हैं जिसका नाम हमने क्या रखा है, क्रांतिक कोण। ओके, तो इसके लिए समझते हैं भाई, ये हमने दिखाया इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस, बोले तो सीमा पृष्ठ, है ना। ये क्या था आपका, नॉर्मल था। यहां पर एक कंडीशन इसकी और दिखाएंगे, एक और दिखाएंगे, एक और दिखाएंगे। आप लोग जवाब दिया करो, ये सुनो। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन दिखाई हैं, और ऊपर तीनों में क्या है, सघन माध्यम है, और नीचे विरल माध्यम। इट में भी ग्लास, इट में भी वाटर, ठीक है, या फिर यहाँ पर एयर ले लो। तो एक सघन है और एक क्या है, विरल। हम लोगों ने एक बात समझी थी कि अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दिखाते हैं इसके लिए भाई, इसको ये जाना है कि किसी न किसी एंगल पे आ रही होगी। आई कोण होगा, आपतन कोण। इसको जाना कहाँ पे है, ऐसे ही तो जाना है, लेकिन माध्यम चेंज हो गया तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, इस नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक, अगर मैं इस एंगल को बढ़ा दूं, ये एंगल कोई ना कोई रहा होगा आई। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाऊं, देखो पहले इतने कई बार आई थी, थोड़ा और नीचे आ गए, इसको आई बन कह रहे हैं। अच्छा, इसको जाना कहां पे है, ये जाना है, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटेगी तो इधर जाएगी। अब आप खुद सोचो, पहले आर इतना था, अब बढ़ा या घटा, बढ़ गया ना, है ना। यहीं पे अगर हम इसी डायग्राम में और आई बढ़ा दें थोड़ा सा, इतना कर दिया, अब इसको जाना कहाँ है, ये जाना है ना, लेकिन अभिलंब से ये दूर हटेगी। बताइए आर बढ़ा या घटा? आई बढ़ने पे जैसे आई आपने बढ़ाया तुरंत आर भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, आर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। एक कंडीशन हमको ऐसी भी मिलेगी कि जैसे जैसे बढ़ाते 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 बढ़ता जाएगा, ये किरण ऊपर जाती जाएगी, ये किरण कहां पे आ जाएगी, समझे, इस सीमा पृष्ठ पर आ जाएगी। कहां जाएगी, सीमा पृष्ठ पर ये किरण आ जाएगी। ओके, तो एक आई आपको ऐसा मिल गया जिसके लिए ये किरण कहां आ गई, सीमा पृष्ठ पर आ गई। इस कंडीशन में आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल जिस आई के लिए आर की वैल्यू 90 डिग्री हुई है, वही आई क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक कोण। इसके अलावा कोई और एंगल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए आर कितना हो, 90 डिग्री हो जाए। तो हम देख रहे हैं
कि सघन माध्यम में हमें एक ऐसा आपतन कोण I मिलता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, वही I क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। और इस क्रांतिक कोण को किससे लिखेंगे? C से लिखते हैं। ठीक, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इमरजेंस। की लाइट जो है इसकी सरफेस पे क्या कर रही है? इमर्ज कर रही है। समझ में आया? तो इसकी सरफेस पे जैसे पानी अगर है तो पानी की सतह पे क्या ऐसे करके ये किरण चल रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है सरफेस पे। ओके, तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्या है कि सघन माध्यम में पहले चीज बनेगा। कहाँ बनेगा? सघन माध्यम में होगा, कभी विरल माध्यम में नहीं होगा। तो सघन माध्यम में बना बहे आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री हो जाती है। यही कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। नहीं है समझ में? ओके, तो पहले हम लोगों को क्या करना है? इसकी डेफिनेशन नोट करनी है। उसके बाद में हम इस C का N के साथ जो संबंध होगा वो रिलेशन प्रूव करेंगे। फिर 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, उनसे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? मूलांतरिक परावर्तन की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब क्रांतिक कोण हम लोगों ने फेस किया। ओके, क्या था? सघन माध्यम में बना बहे आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण को कैसे लिखते हैं? C से लिखते हैं। ओके, चलिए साहब, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्रांतिक कोण यानी कि C और अपवर्तनांक N में क्या संबंध है। जब भी एंगल की बात चलेगी तो अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे? साइन I बटे साइन R से, यानी कि स्नेल के नियम से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? स्नेल के नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन I बटे साइन R बराबर N। N क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहला माध्यम आप देखिए कौन सा है? कांच है। दूसरा माध्यम कौन सा है? सपोज वायु है। तो क्या आएगा? GNA, यही तो आएगा GNA। पहले समझ लो। अब एक बात बताइए, क्रांतिक स्थिति की अगर हम बात करें, क्रांतिक स्थिति के लिए अगर क्रांतिक स्थिति की बात करते हैं तो एंगल I किसके बराबर होता है? C के, है ना? और R की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। इन दोनों वैल्यू को यहां पर लगाइए, I की जगह पे C पुट करेंगे और साइन 90 इक्वल टू GNA। आप लोगों ने अभी ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आप साइड से यहां पर लिख देंगे साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी? 1। कितनी होती है? 1 होती है। साइन 90 कितना लगाएंगे? 1। ये आपका हुआ GNA। अब देखो, आपको मालूम है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अगर साइन C है तो अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उलट देंगे इसको। कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उल्टा होता है ना। यही क्या है? C और N में संबंध है। क्या है? यही C और N में संबंध है। या फिर आप इसको केवल N बराबर भी लिख सकते हैं, 1 साइन C। N बराबर 1 साइन C फाइनली लिख देंगे। यही क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें फटाफट जल्दी से। वन अपॉन साइन C। ओके, क्या था? N बराबर 1 अपॉन साइन C। चलो कुछ यहां से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएंगी। कैसी बातें आएंगी? इंपॉर्टेंट बातें, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें होंगी, बहुत काम की होंगी। आपको कुछ ना कुछ यहाँ से नई बात पता लगने वाली है। नंबर फर्स्ट क्या है आपका? जल के लिए। ओके, जल की अगर बात करें, जल के लिए अपवर्तनांक जो होता है वो क्या लिखते हैं? NW। कितना लिखते हैं? NW। वाटर के लिए होता है 4/3। कल ही क्वेश्चन करे थे, कितना होता है? 4/3। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 1.33। अगर हम इसके लिए वाटर के लिए क्रांतिक कोण अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर जी लगाइए साइन C बराबर 1/n।
एन मतलब एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू बोले तो 1/4/3, यहाँ 4/3 नहीं लगा तो ये लगा तो 1.33, तो ये आपका कितना है साइन सी। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने अगर सी की वैल्यू निकालनी है, मैंने बोला था कि त्रिकोणमिति आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी बातें करना आ जाएगी, अभी नहीं पढ़ी है तो बस आपको समझना होगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें सी निकालना है तो ये चीज उधर जाएगी, जब उधर जाती है तो पहुंचती है इनवर्स में, किसमें इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स, क्या पढ़ेंगे साइन इनवर्स, और ये पूरी क्वांटिटी ऐसे ही आप लिख देंगे 1.33। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है, वो भी ऐसे सॉल्व नहीं है कोई, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उससे आप सॉल्व करेंगे तब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वैल्यूज याद करनी होंगी। इसकी वैल्यू आती है 42 डिग्री, कितनी आती है 49, लगभग कितनी आएगी, सी बराबर आता है लगभग 49 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो 50 डिग्री। तो एक रिजल्ट समझ में आया कि जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है 49 डिग्री होता है, कितना, इसका मतलब प्रकाश की किरण जैसे ही 49 डिग्री या फिर लगभग 50 डिग्री पर आएगी, आर का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्रांतिक कोण कितना है 49, तो क्रांतिक कोण कौन सा कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण आर का मान कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही अगर पानी और वायु है तो पानी की सतह पे आपतित किरण कितने एंगल पे आए 49 पे, तो आर पानी में कितना हो जाएगा वायु में 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कांच की बात करें तो कांच के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, कितना होता है 3/2, जिसको आप लिख सकते हैं 1.5। जब 1.5 लिखेंगे तो हमने कहा भाई इसके लिए साइन सी निकाल, आपने कहा सर 1/sin c = 1/n यानी कि ANG लगा दो। अब ANG यानी कि 1.5 लगाएंगे तो साइन सी, यहाँ पर भी वही करेंगे, c बराबर कितना होगा साइन इनवर्स 1/1.5। कोई दिक्कत मेरे लाल बाल गोपाल नहीं आया समझ में? तो साइन सी इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करके निकालते हैं तो ये आती है 42 डिग्री, कितनी आ रही है 42 यानी 42 डिग्री क्रांतिक कोण किसके लिए होता है कांच और वायु के लिए। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा 42 डिग्री होगा, मतलब 42 डिग्री के कोण पर अगर कांच वायु सरफेस है और अपतन कोण कितना हो 42, तो अपवर्तन कोण कितना हो 90 डिग्री होगा। चलिए साहब हीरा की बात करें, देख रहे हैं हीरा AND क्रांतिक कोण होता है अप्रोक्सीमेट 2.4, तो इसके लिए हम क्रांतिक कोण अगर निकालना चाहें तो कितना आएगा साइन सी बराबर 1/AND, 1/AND बोले तो 2.4, सी कितना आएगा फिर से साइन इनवर्स में 1/2.4, इसकी वैल्यू आती है 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री, लगभग कितना आएगी 25 डिग्री। एक चीज जरा समझो, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है हीरा, सबसे कम किसका है, ठीक किसका है जल का, यानी कि सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है उसके लिए क्रांतिक कोण देख सबसे ज्यादा 49 कह लो या 50, फिर 42, फिर 25। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा सघन होता है, जिसकी वैल्यू अपवर्तनांक की सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा सघन होगा, और जिसकी वैल्यू उससे कम होगी वो उससे कम सघन होगा, यानी कि उसकी तुलना में ये विरल बन गया, इसकी तुलना में ये क्या होगा विरल बन जाएगा। और अगर सघनता की बात करें तो सबसे ज्यादा सघन उससे कम उससे कम, यानी कि जो मीडियम सबसे ज्यादा सघन होगा उसके लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, जो जितना अधिक सघन होगा उसके लिए क्रांतिक कोण भी सबसे कम होगा, और जो सबसे कम सघन होगा उसके लिए क्रांतिक कोण कैसा होता है अधिक होता है। इसका मतलब क्या है क्रांतिक कोण किस पर डिपेंड करता है n पे निर्भर करता है, किस पर करता है n पर, यानी कि n क्या है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पर क्रांतिक कोण की वैल्यू निर्भर करती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन क्रिटिकल एंगल, तो क्रांतिक कोण को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से निकल गया, कौन करता है अपवर्तनांक भी करता है। ओके, ये पॉइंट यहाँ से मिला। तो हमें एक बात यहाँ से बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि जिसके लिए n सबसे ज्यादा होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है, जिसके लिए n सबसे कम होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल कैसा होगा सबसे ज्यादा होगा। चलिए इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें, फटाफट जल्दी से नोट करें।
ठीक है भाई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब भी हम जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आखिरकार इसका नाम क्यों आया है, क्या नाम पड़ा है इसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले हमको समझते हैं कि ऐसा कैसे करके हुआ। ओके, यहाँ पर हमने एक डायग्राम कौन सा दिखाया है? अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहला वाला टॉपिक क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की स्थिति में R बराबर यहाँ कितना होगा? सॉरी, ये 90 आएगा। ओके, यहाँ पर एक डायग्राम और दिखाते हैं। आप खुद सोचो कि मैंने दिखाया इस स्थिति में R कितना है? 90 है। कितना है ये? 90। ये C कोण था और ये आपका अभिलंब है, ऊपर सघन माध्यम है, सपोज कांच है, नीचे विरल माध्यम है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे I की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती जाती है, R की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती जाती है ना? Yes, sir. और बढ़ते 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 R कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। जैसे 90 डिग्री हुआ, हमने उस स्थिति को क्या बोला है? क्रांतिक स्थिति। अब अगर हम इस क्रांतिक स्थिति से थोड़ा एंगल और बढ़ा दें तो किरण और ऊपर चली जाएगी। Yes, sir. जाएगी ना? हाँ। भाई यहाँ पर एंगल था, किरण यहाँ थी, हमने और बढ़ाया, ये गया, और बढ़ाया, ये गया, और बढ़ाया, ये एक स्थिति ऐसी है, कितना हुआ? 90। अब मैं और अगर बढ़ाऊं तो ऊपर चली जाएगी। Yes, sir. ऊपर ले जाएगी, है ना? तो अगर हम क्या करें, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें, बिल्कुल थोड़ा सा, नन्ना सा बढ़ा दें। ये I की वैल्यू हमने क्या की? थोड़ी सी बढ़ा दी। तो कितनी बड़ी कर दी? C से बड़ा कर दी। किरण कहाँ जाएगी? उसी माध्यम में जिसमें से आ रही थी, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकराता है, वापस उसी माध्यम में आ जाता है, वही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अपवर्तन की जगह क्या होने लगा? अब परावर्तन होने लगा। समझ में आया? क्या हुआ? परावर्तन हो गया। और जितना पे जितना प्रकाश आ रहा था, सारा का सारा क्या हुआ? यहाँ पर परावर्तित हो गया। टोटल जितनी भी लाइट थी, सारी की सारी लाइट क्या हो गई? परावर्तित हो गई। बेसिकली होता क्या? अगर हमारे पास में शीशा है, एक दर्पण है, उस पर अगर हमारे पास में ये चिकनी सरफेस है, शीशा है, इस पर हम लाइट डालें तो लाइट के जो आपका शीशा है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर 100% लाइट आ रही है तो 5%, 6% क्या करते हैं? वो उसको खा लेते हैं। 95% क्या होती है? रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो उधर जाएगी दीवार। लेकिन यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में जितनी भी लाइट आ रही है ना, वो सारी की सारी लाइट क्या होगी? यहाँ से आएगी और ऐसे करके टकरा के ऐसे चली जाएगी। जैसे कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि तालाब वगैरह है, पाउंड है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ये गोल सी एक सीपी वगैरह है और से फेंक के मारो ना तो चलती जाती है, जाती नहीं जाती है, टकराती है फिर चलती चली जाती है। तो जैसे टकराई और ऐसे करके चली गई, इसी तरीके से लाइट क्या करती है? ये जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ये सरफेस से टकराई और टकरा के इस तरीके से चली गई। मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब जरा एक बात और सुनो, अगर मैं आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाऊं, ये मैंने बढ़ाया, बताओ किरण का क्या होगा? और ऊपर जाएगी, नीचे आएगी? वो और ऊपर जाएगी। और मत करना भाई, किरण कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। चलो भाई इनकी बात मानते हैं, ऊपर जाएगी। अगर आपने कहा ऊपर जाएगी सर, हमें मालूम है परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कोण I बराबर कोण R भी होता है, दूसरा नियम। तो अगर आपने ये वाला एंगल देखो कितना होगा? I होगा। ये टोटल एंगल कितना बनेगा? I। और ये वाला एंगल क्या बनेगा? R बनेगा। बताइए कौन ज्यादा कौन कम? I ज्यादा हो गया, R कम हो गया। लेकिन परावर्तन नियम क्या कहता है? जितना I बनेगा सर उतना ही क्या बनेगा? R बनेगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, लेकिन ये तो कम रह गया। तो किरण कहाँ जाएगी? ऊपर नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? अब उतनी ही एंगल कहाँ आएगी? नीचे आने लगेगी। अगर ये वाली किरण यहाँ आ रही थी तो ये वाली किरण कहाँ आएगी? और नीचे, उतनी नीचे हो जाएगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी एंगल I बराबर एंगल R भी रहना है। इसलिए यहाँ पर पॉइंट गड़बड़ मत करना, यही तो बात है। यहाँ पे कि किरण को हम और बढ़ाएंगे एंगल के लिए, लेकिन R कितना होगा? और बढ़ता जाएगा। अब आप और बढ़ाइए तो किरण कहाँ जाएगी? और नीचे आ जाएगी। और बढ़ाइए और नीचे आएगी। तो आप खुद बताओ कि जैसे ही परावर्तन हुआ है, परावर्तन होने के बाद में किरणें ऊपर रह रही हैं या नीचे रह रही हैं? जो अंदर वाले भाग में है या बाहर वाले भाग में रह रही है? अंदर वाले भाग में। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? इंटरनल बोलते हैं।
और सारी की सारी लाइट कहाँ पर है, इंटरनल वाले पार्ट में, इसलिए नाम में क्या आया, टोटल परावर्तन हो रहा है, इसलिए क्या आ गया, रिफ्लेक्शन। नहीं आई बात समझ, इसीलिए इसके नाम में हम लोग क्या लगाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो परावर्तन होने के बाद में सारी की सारी किरणें कहाँ रहती हैं, इंटरनल पार्ट्स में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इस घटना का नाम पड़ा है गोलांतरिक परावर्तन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये कब पॉसिबल हुआ, जैसी आई की वैल्यू सी से ज्यादा हुई, तुरंत प्रकाश अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है तब प्रकाश अपवर्तित ना होकर उसी माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है, इसी घटना को कहा जाता है गोलांतरिक परावर्तन। इसमें पूछता है कि इसके लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी है, तो पहली कंडीशन मालूम है कौन सी आती है कि एंगल आई हमेशा बड़ा होना चाहिए एंगल सी से, पहली कंडीशन आई का मान सी से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन प्रकाश की किरण जो है सघन से कहाँ जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए, और अगर सघन से विरल में नहीं जाएगी तो कभी भी गोलांतरिक परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को रोक दे और करेंगे।